नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि एचएल में डेली 15 से 20 मिनट का ट्यूटोरियल था जो किसी भी टेक्निकल बंदे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, आज है संडे जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि साथियों मैं आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना इलेक्ट्रिकल का बेसिक होता है, तो दोस्तों आज आपके लिए मैं 5 चैप्टर लेके आया जो नॉन स्टॉप आज आपको इसमें मैं करा दूंगा। पूरे के पूरे जितना भी टाइम लग जाए मेरे को मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा आज। तो दोस्तों आज के अपने चैप्टर है विद्युत इतिहास सुरक्षा, प्रारंभिक विद्युत चालक, अचालक सोल्डरिंग तथा डीसी थ्योरी तथा अपना साथियों रासायनिक सेल। तो दोस्तों यह मतलब आईटीआई के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है साथियों कि यहां से 20 से 25 क्वेश्चन आपके बनेगी क्वेश्चन में, है ना। तो आज बहुत ही स्पेशल सेशन लेने वाला हूं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और साथियों वीडियो में अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। तो चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप पे जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूं यह साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि साथियों देखिए, आपको मैं दिखा पाऊं थ्योरी नोट्स लिखा हुआ है, और ये जो थ्योरी नोट्स है साथियों यह डीएमआरसी, जेएमआरसी, टेक्निकल हेल्पर, डीआरडीओ, एमपीपीजीसीएल, इंस्ट्रक्शन तथा इसरो, मतलब अपनी इलेक्ट्रिकल एग्जाम होती है ना साथियों, उनसे में जो भी क्वेश्चन आया हुआ रिपीट हुआ है यहाँ पे उसको यहाँ पे उनसे उठा के यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का अपना सेशन में पहला देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ऑनलाइनर। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे पहला ऑनलाइनर क्वेश्चन है भैया अपना, तो देखेंगे जैसे कि बेसिक से स्टार्ट है। इसमें देख पा रहे हैं आप, सर्वप्रथम विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो थेल्स कौन थी भैया? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की क्या की थी माय डियर फ्रेंड? खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्थिर मतलब स्टैटिक करंट की जो खोज की थी, कौन ने की थी भैया? वह यूनानी वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? थेल्स नाम था, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व स्टैटिक विद्युत की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर बार एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज किसने की थी भैया? चल जिसको हम कंडक्टर में प्रवाहित कर सकते हैं, तो वह कौन थी भैया? वह कौन था भैया बताइए? तो सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब रासायनिक क्रिया क्या होती भैया? तो मैं आज आपके लिए इसमें जो अपना जो सेल होता है ना वह भी चैप्टर कराऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन अपना कि सेल का आविष्कार, सेल है ना आपको पता होगा एक प्राथमिक शेल होता है, एक द्वितीय शेल होता है। अभी मैं पूरा का पूरा जब हम चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे इसी में, आज नॉन स्टॉप क्लासेस आती है, पूरा का पूरा देखिएगा। ठीक है, तो सेल का आविष्कार ओल्टा ने किया था, जिसका नाम वोल्टाइक सेल रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा साथियों, देख पा रहे हैं आप कि ओल्टा के पश्चात फेराडे नामक वैज्ञानिक आए, मतलब ओल्टा भैया आए, उनके बाद में कौन आए भैया? फेराडे आए, जिन्होंने क्या बताया हमें? तो देखते क्या बताया। ओल्टा के पश्चात फेराडे नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने धात्विक चालक मतलब कि भैया मेटल कंडक्टर द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन कर, मतलब चुंबकीय बल रेखा मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जब मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट से क्या होता है साथियों? चुंबकीय बल रेखाएं निकलती, जिन्हें हम काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। वह दिखती तो नहीं, लेकिन आप चुंबकीय सुई के द्वारा, आप 12वीं में आपने अगर साथियों पढ़ा होगा फिजिक्स में तो प्रैक्टिकल किया होगा, मैग्नेट मतलब सुई जो होती है मैग्नेट बार जो होता है ना, उसमें अगर आप सुई को रखेंगे, मतलब जो नॉर्थ और साउथ के जो डायरेक्शन में जो सुई रहती है साथियों आपने देखा होगा, तो उसको जब रखते हैं तो वो क्या होता है? तिरछे इंक्लाइन मुड़ जाती है। आपने देखा होगा 12वीं फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया होगा तो पता होगा। ठीक है, तो देखिए, तो भैया ओल्टा के बाद कौन आए थे? अपने फेराडे भैया आए थे। उन्होंने बताया था, फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम क्या बोलता है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो वह क्या करता है भैया? चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है, जिस कारण उस कंडक्टर है उस चालक में क्या होता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ठीक है, यह आपको याद ही होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो ठीक है साथियों, यहां लिखा हुआ है जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि धात्विक चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का लगातार छेदन कर चल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? जनित्र तथा डीसी मोटर का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। जनित्र है मतलब कि जनरेटर तथा डीसी मोटर तथा एक ट्रांसफार्मर, साथियों इसका आविष्कार कौन ने किया था? माइकल फेराडे भैया ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे अभी हम ट्रांसफार्मर है ना, तो उसी से तो हम हमारे घर पे लाइट आती है, मोटर है जिससे हमारे वर्क के होते हैं। ठीक है,
मतलब बहुत सारे यांत्रिक कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार किए थे उन्होंने, बहुत महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि साथियों हम ये सब कार्य करते हैं तो उसमें दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको पता होगा कि जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं ना उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सफेद धरातल पर काला चिन्ह निषेधात्मक, जिसको प्रोहिबिटिव कहते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में देखिए नकारात्मक या फिर निषेधात्मक चिन्ह कहा जाता है। तो साथियों ये कैसा होता है, सफेद धरातल पर काला चिन्ह होता है, रेड बॉर्डर होती है। आपने फर्स्ट ही चैप्टर में ITI में जब स्टार्ट किया होगा तो उसमें आपको पहले ही चैप्टर में आपको यह सब बताया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन है कि नीचे धरातल पर सफेद चिन्ह सकारात्मक है ना, ठीक है, यह आवश्यक चिन्ह को व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नीले धरातल पर सफेद चिन्ह होता है तथा सकारात्मक होता है। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे, तो इन्हें जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तथा इन्हें साथियों मैंडेटरी साइन इंग्लिश में बोला जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं पीले धरातल पर, क्या देख पा रहे साथियों, क्वेश्चन देखिए कि पीले धरातल पर काला चिन्ह सावधानी अथवा सचेतक, जिसको वार्निंग साइन को व्यक्त करता है, यह क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ट्रायंगल के शेप में ऐसा होता है, आपको पता होगा। पीले धरातल पर काला चिन्ह अथवा सचेतक चिन्ह को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है अपना, देख पा रहे हैं आप कि हरे धरातल पर सफेद चिन्ह, यह क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर में होता है, ऐसा है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप माय डियर फ्रेंड कि हरे धरातल पर सफेद चिन्ह सूचनात्मक चिन्ह को व्यक्त करता है। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आप सबको याद ही होगा। बाकी हम क्या बेसिक से स्टार्ट किया हूं मैंने, जो इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। फेस तार आगे भैया, फेस तार, लायु तार, हॉट तार, गर्म तार, जिंदा तार, यह सब नामों से भी इसे जाना जाता है, यह सब याद होना चाहिए आपको। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, फेस तार को हमेशा स्विच से नियंत्रित या फिर नियंत्रित, मतलब पता होगा आपको, नियंत्रित मतलब बंद चालू करना होता है। जो एक स्विच का परिपथ में कार्य क्या होता है साथियों, यह परिपथ को मेक एंड ब्रेक, मतलब कि चालू और बंद करने का कार्य करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना कि विद्युत कार को ऊंचे टावरों पर कार्य करते समय, क्वेश्चन आ रहा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा पेटी सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत कार्य या फिर चालू लाइन पर कार्य करते समय इंसुलेटेड औजार का प्रयोग करना चाहिए, यह भी चाहिए भैया, सब पता है आपको, करते स्मार्ट बंदे हो आप, सबको याद ही रहता है सब। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक की सप्लाई पर क्या होता है, विद्युत झटका महसूस होता है, मतलब कि आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत झटका लगने का कारण क्या होता है, बताइए माय डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन आता है विद्युत झटका लगने का कारण विद्युत धारा की तीव्र गति जो कि प्रकाश की तुल्य होती है। तो माय डियर फ्रेंड कितनी होती है विद्युत धारा की गति, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 3 गुणित के 10 पर 8 की घात मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड इसकी इतनी स्पीड होती है साथियों, बहुत स्पीड होती है ना। तो याद रखिएगा जब इतने स्पीड से क्या होगा, किसी के शरीर में ये मतलब विद्युत धारा जाएगी ना, ये तो उसको क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा की स्पीड इतनी है ना। ठीक है, तो साथियों यह भी आपको क्लियर हो गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा यार। ठीक है, 3 गुणित के 10 पे 8 की घात मीटर पर सेकेंड होती है किसकी भैया, विद्युत धारा की चाल, गति, स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और साथियों ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि ऊपर में देख पा रहे हैं, इन सब एग्जामों में यहाँ पे यह पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत झटके से बचाव के लिए यूरोपियन देशों में पनडुब्बियों, जलयानों व थलयानों में सप्लाई वोल्टेज का जो मान होता है भैया कितना रखा जाता है, तो वह 110 वोल्ट रखा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है ना, आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, क्वेश्चन अपना कि कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियां भैया, 3 विधियां है, क्या क्या नाम है बताइए। तो सिल्वेस्टर मेथड होती है, शेफर मेथड होती है, मुंह से मुंह की विधि होती है। ठीक है, तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि आग लगने के
प्रमुख 3 कारक है, तो कौन से कारक है भैया, मतलब जब तक ये 3 चीज अवेलेबल नहीं रहेंगी हमारे पास। देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए फायर ट्रायंगल बना देता हूँ, ये फायर ट्रायंगल होता है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 चीज अवेलेबल है तो आप क्या होगा दोस्तों, आग वहां पे लगना इजीली हो जाएगी, ठीक है। O2 फ्यूल एंड इसके बाद में क्या आ जाएंगे, हीट। तो साथियों हीट है ना, यहाँ पे हीट आ जाएंगे, ठीक है। तो साथियों ये 3 चीज अगर अवेलेबल है वहां पे तो आग लग जाएगी, ठीक है। तो O2 मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया ईंधन। देखिए पहला आ जाएगा ईंधन, फिर आ जाएगा दोस्तों ताप मतलब कि हीट टेम्परेचर, और तीसरा आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये तीनों चीजें अगर वहां पे अवेलेबल है तो आग लगने में सहाय, मतलब ये तीनों रहने से आग लग जाएगी, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आग की भी क्या होती 4 श्रेणियां होती है, तो कौन सी होती भैया बताइए, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आग की 4 श्रेणियां होती है तो कौन सी होती है बताइए भैया, क्वेश्चन आता है तो होती ABCD। यह तो आपको याद ही होगा, बचपन में ABCD पढ़ाई होगा आपने ना, तो ये तो भूल ही नहीं सकते कभी ABCD, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन सा होता है, ए में क्या होता है, बी में कौन सा होता है, सी में कौन सा होता है, डी में। तो ए में दोस्तों जनरली सामान्य आग होती है, लकड़ी कागज कपड़ा, ठीक है। बी में क्या आ जाएगा दोस्तों, द्रव आ जाएगा जैसे कि तेल पेट्रोल। तथा सी में क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, सी में आ जाएगा अपना LPG आ जाएगा। डी में क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, डी में आ जाएगा जो अपने जो विद्युत तार है उसमें लगी हुई आग होती है, ठीक है। यह सब पता होगा आपको को। तो देखिए ABCD को ईंधन ज्वलनशील पदार्थ के आधार पर बांटा गया है ना, ठीक है, 4 इसमें भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कि किसी पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए 2 विधियां होती है, एक शीतलन और एक चिक्करण, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए आगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, फिर से किसी पदार्थ में लगी हुई आग को बालू रेत या फिर CTC के द्वारा या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर बुझाना चिक्कीकरण कहलाता है। अगर सपोर्टेड तो अगर आप CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करके बुझाते हैं, ऑक्सीजन को रोक के बुझाते हैं, बालू या रेत का प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो मेथड होगी उसको आप चिक्कीकरण कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना कि CTC का पूरा नाम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोल के बताया, CTC होता है भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड, तथा इसमें ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव भरा होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, देख पा रहे हैं आप कि मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था मानकीकरण कहलाती है, ठीक। अन्य देखिए आगे देखते हैं कि विभिन्न देशों में मानकीकरण के लिए अनेक संगठन है, मानक संगठन तथा देश के लिए। देखिए तो इनमें क्या क्या यहाँ पे बता पा रहा हूं मैं आपको। BISBA ये क्या है अपना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे देखिए ISI भी दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसको बोलते भी है भारतीय मानक संस्थान। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए भैया ISO, तो दोस्तों इसका अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान होता है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अपना रिसेंट में पूछा गया था एग्जाम में, एक एग्जाम हुई थी बीच में, सारी याद नहीं रखो, बाकी ISO का उसमें फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन इसका होता है दोस्तों, इसका इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, वह गलत ऑप्शन है, ठीक है, वह गलत है। कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड, इसका होता है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। ये साथियों GIS, BIS, DIS और ये गोष्ठी, ये सब जो दूसरे अन्य देश है उन सब की मतलब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं इसमें ITI, तो भैया ITI बेस पे तो हम ये सब तैयारी कर रहे हैं, जिसने ITI किया है वो TO की कर रहा है, MPTO, DMRC, LMRC, इन सब भी ITI। तो ITI इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ITI बेस पे तो आप ये सब तैयारी कर रहे हो ना। तो ITI का फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आप सबको तो याद ही होगा, जिस दिन आपने ITI में एंट्री लिया होगा या फिर जिसको भी समझ के एंट्री लिया होगा तो आपको पता होगा। तो उसको बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या फिर ITC बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण सेंटर। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्मी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि जो ITI में बुकें होती है ना निम्मी से पढ़ा जाता है वहाँ पे। तो राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान, ठीक। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, NCVT होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ऑफ ट्रेनिंग।
तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें चलेंगे, क्या बोलना चाह रहा है भैया, क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया, देख पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हैं आप इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक डीजीईटी, इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, ठीक है। तो साथियों अपना जो बेसिक था वो मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है, मतलब जो भी इसमें आ रहा था वहां पे। अब देखते भी है प्रारंभिक विद्युत क्या बोलना चाह रहा है, प्रारंभिक विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते जैसे कि लोहा कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। छोटी छोटी परिभाषा साथियों एग्जाम में इसी बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। जैसे कि आपको देखा होगा आपने, एक नाभिक होता है, ठीक है, उसकी कक्षा होती है। नाभिक में साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है माय डियर फ्रेंड वह कक्षा में क्या करता रहता है, गमन करते रहता है, तथा जो न्यूट्रॉन होता है साथियों वो क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन अपना इसमें कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंतर आणविक बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला आगे अभी पहले बता कि जो उसका नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, साथ ही वह दोनों नाभिक में अंतर आणविक बल के द्वारा बंधे हुए होते। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक है, तीनों में से कौन है जो अंतर आणविक बल के द्वारा बंधे हुए रहते, तो वह भी कौन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आपको पता होगा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो भैया प्रोटॉन थे ना इनकी खोज कौन ने की थी माय डियर फ्रेंड, तो जो प्रोटॉन था ना इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। यह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है तथा इसकी खोजकर्ता कौन थे भैया, सर जेम्स चैडविक थे, यह आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो साथियों यह तो आपको रात में दिन में कहीं पे भी पूछेंगे तो याद ही रहेगा, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तथा इसके खोजकर्ता कौन थे भी, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन थे, ठीक है, यह आपको याद होगा। तो साथियों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों में दो प्रकार की गतियां विद्यमान होती है, कौन सी होती है, एक चक्रण विधि होती है, दूसरी कक्षीय विधि होती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, पूरा देखिएगा इसे, कि परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² नियम के अनुसार होता है। तो साथियों पता होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से अधिक तथा पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यह भी नियम आपको याद होगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि चालकों की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन अगर यह मौजूद है, इसका मतलब वो क्या साथियों, चालक कहलाएगा ना, ठीक है। चालक की एक खासियत होती है कि जिसके अंतिम कक्षा में सपोज दैट 1 2 3 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह चालक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, तो मैं इसका आपको बेस्ट उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि अपना जो कॉपर है साथियों बहुत ही अच्छा क्या बोलना चाहिए, अपना कंडक्टर है, मतलब कि चालक तारा, जो अधिकतर हम इंडस्ट्रियल वायरिंग, घरेलू वायरिंग में यूज़ करते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको कॉपर का यहाँ पे दिखाते हैं कैसा, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, इसकी अंतिम कक्षा में ना 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, इसीलिए कंडक्टर कहलाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा इसको ऐसा लिखते हैं 2 2 8 18। तो देखिए साथियों कितना हो गया, 18 और 2 20 और 8 28 हो गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना साथियों आपको पता होगा, 29 होता है, ठीक है, किसका, कॉपर का। तो अब क्या बचा भैया, एक ही तो बचा ना। तो देखिए परमाणु इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा माय डियर फ्रेंड, 1 बचा, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा, मतलब कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कॉपर का नाम लिया हूँ मैंने,
तो भैया परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 होता है। सिंबल क्या होता है Cu होता है, ठीक है। तथा इसका गलनांक भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कितना होता है 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही कई बार पूछा गया है, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अर्धचालक जिसको हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं कि अंतिम कक्षा में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे होते दिखाते, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि जो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें सबसे अधिक हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, सिलिकॉन, मतलब कि क्या होता है आपको पता होगा सेमीकंडक्टर है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है माय डियर फ्रेंड 14 होता है। तथा एक दूसरा कौन सा होता है भैया जर्मेनियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 32 होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा 2 8 कितना हो गया 10 होगा। कितना बचा माय डियर फ्रेंड अंतिम कक्षा में 4 ही तो बचा ना, तो ये 4 बराबर 14 हो जाएगा ना। देखिए 2 और 8 10 और 4 14 है ना। तो देखिए इसकी अंतिम कक्षा में कितने, मतलब कि जो अर्धचालक होता है वह चतुष्संयोजी होता है। चतुष्संयोजी मीन्स मतलब साथियों उसकी जो अंतिम कक्षा होती है ना, अर्धचालक की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह भी आपको याद हो गया होगा, इस टाइप से भी आप इसे याद रख सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अपने इम्पोर्टेंट मुख्य मतलब सेमीकंडक्टर है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में क्या होता है भैया 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको जैसे कि पता होगा रबर हो गया, माइका हो गया, है ना, यह सब क्या है अर्धचालक है। अर्धचालक मीन्स इंसुलेटर, जिसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाती। बहुत ही अच्छे से आप सबने पढ़ के रखा होगा, ये सब सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो भैया आपको पता होगा ना, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की दोनों की संख्या किसी पर, जबकि आपको पता होना चाहिए जो दोस्तों जो परमाणु होता है ना वह क्या होता है सामान्य अवस्था में क्या होता है माय डियर फ्रेंड उदासीन होता है। मतलब कि सपोज दैट अभी मैंने कॉपर का लिया था, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 होता है। तो यह अगर उदासीन अवस्था में है तो इसमें देखिए भैया प्रोटॉन भी कितने हो गए 29 तथा इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 29 हो गए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा माइनस आवेश, प्रोटॉन में धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो साथियों यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए साथियों पहले ऊपर में था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाता है परमाणु संख्या। अब क्या आ गया भैया प्रोटॉन तो आ गया साथ में, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया जिसपे क्या होता है यह उदासीन होता है। मतलब कि ये किसी से बातचीत नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। इस पे आवेश क्या होता है भैया 0 होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, यह संख्या उसका परमाणु भार कहलाती है या फिर द्रव्यमान बोलते हैं। देखिए एटॉमिक वेट है ना। तो साथियों याद रखिएगा परमाणु भार किसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं भैया अभी परमाणु संख्या जिसको बोला जाता है वो क्या होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा एग्जाम में रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, प्रमुख अर्धचालकों के नाम कौन है भैया जर्मेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 32 होता है, मैंने अभी आपको लिख के बताया था, ठीक है। तथा सिलिकॉन जिसका परमाणु कितना होता है परमाणु क्रमांक 14 होता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनों के बहाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने इस पर वीडियो डाला हूँ साथियों, बहुत ही अच्छे से एनिमेशन के द्वारा आपको समझाया हूँ कि जो करंट कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वोल्टेज कैसे करता है, रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में संबंध आपको बहुत अच्छे से समझा साथियों। जाके देखिएगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है ना, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर साथियों वहाँ पे पानी का प्रवाह होता है तो वाटर धारा बोलते हैं, मतलब पानी प्रवाह बोलते हैं ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, किसी कंडक्टर में क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसीलिए इसको विद्युत धारा बोलते हैं। ऐसा मतलब समझते हुए चलिए, आप पूरा क्लियर हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह भी आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा की दिशा, मतलब जो करंट होती है उसकी दिशा भैया कहाँ से कहाँ होती है, विद्युत धारा जिसकी इकाई क्या होती है एम्पियर होती है, ठीक है, जिसको हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है, विद्युत धारा को, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो दिशा होती है ना विद्युत धारा की दिशा, यह प्लस से माइनस की ओर होती है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है माय डियर फ्रेंड, यह माइनस से
प्लस की ओर होता है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है ये ऐसा बताया गया साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं पढ़ के फिर से सुना देता हूँ। विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत वाहक बल के कारण होता है। मतलब कि कोई चालक तार है, आप सबको पता होगा, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, ठीक है। उस पर क्या होता है भैया, हम एक फोर्स लगाते हैं, मतलब कि एक बल देते हैं उसमें, ठीक है, ठीक है। तभी तो ना वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करते हैं, चलना वहाँ से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो भैया आपको पता होगा कि जो वोल्टेज क्या है भैया, एक धक्का या प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, मतलब कि उनको धक्का देता है कि इलेक्ट्रॉन आपको मैं ढकल रहा हूँ, आप आगे बढ़िए। अब भैया किसी को बताओ चाहे मत बताओ, अगर आप उसको धक्का देगा तो वो अगर नहीं भी बढ़ना चाहेगा फिर भी वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका प्रेशर ही इतना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विद्युत वाहक बल मतलब बोलते भी है इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को मोशन मतलब कि गति प्रदान कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब बल, मतलब कि मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये बल प्रदान कर रहा है ना, मोशन कर मतलब गति दे रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हर बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको जैसे मैंने दिखाया था, यह यूपीपीसी डीएमआर से जितने भी एग्जाम हुई है अपने साथियों उन सब के क्वेश्चन है ना। आगे देखिए कि पदार्थ का वह गुण, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा पृथक किया जा सके उसे क्या बोलते हैं। या फिर देखिए मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ना चाहूंगा कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा पृथक किया जा सके वह स्वतंत्र रूप से विद्यमान न रह सके। देखिए साथियों स्वतंत्र रूप से अगर विद्यमान न रह सके तो उसे परमाणु बोलते हैं। परमाणु की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, एग्जाम हॉल में आपको स्पष्ट याद रहना चाहिए क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है अणु और परमाणु से, ठीक है। कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा पृथक किया जा सके पर स्वतंत्र रूप से विद्यमान न रह सके उसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते। तो साथियों आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना माय डियर फ्रेंड कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता, क्या बोल रहा है भैया देख पा रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाली वस्तु को ऋण आवेशित तथा इनकी कमी वाली को धन आवेशित बोलते हैं। तो साथियों देखिए इसका कैसा समझना है आपको। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जहां पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी ना वहां पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, तथा जहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे धन आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा प्रवाह में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विद्युत धारा प्रवाह में आने वाली बाधा भैया अब देखिए वोल्टेज और करंट आपने पढ़ लिया। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को करंट बोलते हैं। करंट इसको आई से दर्शाते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, तथा आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर क्यू अपान के टी होता है। याद रखिएगा क्यू अपान के टी, क्यू क्या भी है, कुलाम है, आवेश है, आवेश है, इसकी इकाई क्या है, कुलाम है। टी क्या भी है, समय है सेकेंड में। तो देखिए इसकी इकाई बोलती है कुलाम पर सेकेंड। किसकी भी ये विद्युत धारा की इकाई एम्पियर भी होती है और कुलाम पर सेकंड भी होती है। याद रखिएगा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, वहाँ एम्पियर नहीं दिया रहेगा, आपको कुलाम पर सेकंड दिया रहेगा, तो वह लगाना है। तो आवेश इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे, आवेश क्या है, मतलब आवेश दोस्तों जो परिपथ में प्रवाहित हो रहा है ना आवेश, ठीक है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही तो क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और वोल्टेज क्या भी है, वोल्टेज धक्का या प्रेशर है जो क्या कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया आपने वोल्टेज करंट के बारे में, ठीक है। अब भैया वहाँ पे इनका एक विरोधक और मतलब बोलना चाहिए एक और वहाँ पे आता है, तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाह में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। मतलब कि क्या करता है,
जब किसी सर्किट में विद्युत धारा चलती है ना, मतलब कि करंट प्रवाह होता है ना, तो इनके बीच क्या करते हैं साथियों, यह क्या करता है, इस परिपथ में जो मतलब कंडक्टर ना वह क्या होता है, गर्म होता है। वो किसके कारण गर्म होता है, हीट उत्पन्न करता है। किसके कारण भैया, रेजिस्टेंस के कारण, है ना। तो रेजिस्टेंस का मतलब काम क्या है, वो मतलब उसको गर्म तो करता ही है, साथ में जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनको क्या करता है, रोकता है। मतलब कि इनके मार्ग में अवरोध डालना है। फिर किसी विद्युत या फिर इलेक्ट्रिकल परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो विरोध या अवरोध उत्पन्न करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको पता होगा। इसका प्रतीक क्या है भैया, इसका प्रतीक R है तथा इसका मात्रक ओम है। तो भैया ओम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ओम का एक नियम है साथियों, तथा ओम इसका मतलब ये रखा गया, क्या रखा गया साथियों, इसका ओम मात्रा रखा गया, क्योंकि जो जॉर्ज साइमन ओम थे ना, उन्हीं के नाम पे इसका मात्रा रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यदि किसी तार के टुकड़े, क्वेश्चन क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, कि यदि किसी तार के टुकड़े एक निश्चित मान का प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने के लिए पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो उसे प्रतिरोधक कहलाते हैं। साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा अगर आपको, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन है साथियों, कि रजिस्टर एंड रजिस्टेंस में क्या डिफरेंट है, तो बताइए। तो भैया अगर रजिस्टर पूछता है तो यह साथियों एक नियत मान का अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करने वाले पुर्जे या पार्ट को एक नियत मान का प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए किसी अंश या भाग को, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यदि किसी तार के टुकड़े को एक निश्चित मान का प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने के लिए पुर्जे का रूप दे दिया जाता है तो उसे प्रतिरोधक या फिर रजिस्टर कहते हैं। प्रतिरोध तथा रजिस्टर, प्रतिरोध किसे बोलते हैं भैया, प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, इन दोनों में डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलना चाहते हो, पीडी व ईएमएफ, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंट और ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अंतर क्या। देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य होता है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना आवश्यक नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत धारा की दो किस्में हैं। देखिए आपको पता होगा, पढ़ के रखा होगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जानते भी है इसके बारे में भी। तो ऐसी विद्युत धारा फिर क्या होता है, यह तीन प्रकार की होती है। कौन सी होती है साथियों, साइन वेग, ज्यात तरंग, स्क्वायर वेव, उसको तो वर्गाकार तरंग, एक होता है शातुत वेव, यहाँ लिखा हेक्सा धातु के समान या फिर आरी जैसा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तरंग, समान तरंग। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आपको एसी विद्युत वाहक जो एसी होता है पता ही होगा, अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, पता होगा आपको सबको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है साथियों, कि डीसी विद्युत धारा तीन प्रकार की होती है। डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट, शुद्ध परिवर्तनीय, और एक होती है अनुनादी मतलब कि पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। इसके भी बारे में सब डेफिनेशन वगैरह पता ही होगा, सिंपल सी छोटी सी परिभाषा होती है, आप सबको पता होगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जिस विद्युत धारा का मान यो दिशा क्या हुई भैया नियत रहे उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिस विद्युत धारा का मान यो दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है उसे क्या बोलते हैं, एसी विद्युत धारा कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बोलना चाह रहा है विद्युत धारा के 5 प्रमुख प्रभाव भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाव है, इनके बारे में क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि बताइए जो ऊष्मीय प्रभाव है इसका मतलब कि कौन सा होता है, जैसे हीटिंग एलिमेंट हो गया, अपना बल्ब हो गया, तो ये सब ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय प्रभाव मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर, ये सब क्या हो गया, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। किरण प्रभाव दोस्तों ये मेडिकल फील्ड में इसका किरण जो एक्सरे किरण होती है उसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक प्रभाव, तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो बैटरी होती है वो रासायनिक प्रभाव पे कार्य करती है, जो क्या करती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस आयनीकरण प्रभाव, तो दोस्तों जो अपने वेपर लैंप होते हैं ना, मतलब अपना ट्यूबलाइट्स होती है उसमें आयनीकरण, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रतिरोध का विलोम चालकता होती है, तो आपको पता होगा भी, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं तथा इसका विलोम क्या हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा, G हो जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे अगर G मतलब चालकता बढ़ गई तो जो अपना रेजिस्टेंस होगा ना स्वाभाविक सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालकता का प्रतीक क्या हो जाएगा, G तथा मात्रक क्या हो जाएगा, साइमन हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं महो, क्योंकि ये भी है प्रतिरोध का अपोजिट है ना, प्रतिरोध को ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो साथियों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है भैया, देखिए अपना नया चैप्टर इसमें चालू हो जा रहा है आज।
क्या देखिए, चालक, अचालक या सोल्डरिंग और विद्युत सहायक सामग्री। तो साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार एग्जाम में यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थों को चालक बोलते हैं, सही बात है। जिसमें चालक चालक मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए उसको चालक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक भैया चांदी होता है। अब भैया इन्होंने चांदी की बात की है, तो चांदी आपको पता होगा Ag से दर्शाते हैं। इसका भैया परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 होता है, तथा इसका जो गलनांक होता है साथियों वो कितना होता है, वह होता है भैया 960 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साथियों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो साथियों आपको पता होगा टंगस्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, 74 होता है, जिसको W से दर्शाते हैं। इसका गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या क्या होता है इसका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, यूरेका या व मैग्नीन का उपयोग प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट जो होते हैं साथियों प्रतिरोधक बनाने के लिए, आपने जब ITI किया होगा तो आपने देखा होगा, आपको सर मैडम ने दिखाया होगा साथियों, मैंने बहुत बार देखा है, मतलब ITI में जब करता था तो इन सब का यूज करता था जब प्रैक्टिकल कराते थे हमारे सर हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेका का उपयोग ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो यूरेका है ना, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जो अपना साथियों सीलिंग फैन होता है ना, उसका जो रेगुलेटर होता है ना, उसमें अधिकतर इसका यूरेका वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना कि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। भैया नाइक्रोम का नाम लिया यहाँ पे, नाइक्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि नाइक्रोम किस किस की मित्र धातु होती भी है, यह 80% क्या होता है, इसमें निकिल होता है। तथा साथियों आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बचपन से याद होगा आपको, है ना, क्योंकि पता ही होगा आपको, ठीक है। तथा 20% क्या होता है साथियों, क्रोमियम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मरकरी वेपर लैंप में वाष्प के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है। भी Hg जो होती है ना, Hg उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काय में भी है, मरकरी वेपर लैंप में, मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, उसमें भी भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का प्रयोग प्रतिरोधक तथा मशीनों के ब्रश बनाने में किया जाता है। तो आप सबने DC मशीन, DC जनरेटर सब पढ़ के रखा है भैया, वहाँ पे एक पार्ट होता है कम्यूटेटर, ठीक है, उसमें भी एक कम्यूटेटर तो होता है। तो उससे जो कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये जो आर्मेचर में पैदा हुई AC को क्या करता है, ये DC करता है, ठीक है। तो उस DC को क्या करता है भैया, कलेक्ट करके बाहर आउटपुट देने के लिए हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे कम्यूटेटर के बाहर क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन ब्रश यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ये पता होगा आपको, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचालकों की वोल्टेज सहन सीमा परावैद्युत सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। मतलब अचालकों की जो वोल्टेज सहन सीमा होती है ना, वो साथियों क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तथा उस देखिए वो क्या होती है, अधिक होना चाहिए, तथा उसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं कि उसको सहनशीलता, मतलब सहन सीमा लिखा है, ठीक, परावैद्युत सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसकी जो इकाई होती है साथियों, मतलब कि इकाई में मेजर किया जाता है, तो इसको जो होता है ना, परावैद्युत सामर्थ्य को किलो वोल्ट प्रति mm में व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ट्रकों में पूछ कर पूछा है दोस्तों, उन्होंने भर के पूछा है कि भैया जो किलो वोल्ट प्रति mm होता है ना, वह किसकी इकाई है, तो यह परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई है, तथा यह हाई मतलब कि उच्च होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, अपना इंसुलेटर होता है कौन सा, माइक का, जिसका यूज काय में किया जाता है भैया, कम्यूटेटर में अचालक के रूप में, क्योंकि खुद एक अचालक ही है ना, कौन, अपना माइका अचालक के रूप में सेगमेंटर को बीच में यूज किया जाता है, ठीक है। उसका भी आपको वो याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए भैया, उसका कितना होता है, 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm। साथियों कहीं कहीं आपको ये 20 से 40 भी देखने को मिले, कहीं कहीं मतलब एग्जाम अपना जो साथी जो बुक्स है ना, उसमें कहीं 20 से 60 लिखा, कहीं 20 से 40 भी लिखा है। अब आप वहाँ पे देखिएगा एग्जाम में क्या आपको ऑप्शन देता है, उसके अनुसार आपको लगाना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना अब्रक ही आ गया। अब्रक, इसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। अब्रक एक ऐसा अचालक पदार्थ है जो अग्निरोधी तथा नमी से
अप्रभावित मतलब कि यह जलता भी नहीं और इसको नमी मतलब यह नमी को नहीं सोखता। ठीक है, आगे देखिए भैया क्वेश्चन है अपना, श्रेणी एच अधिकतम सुरक्षित तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो साथियों मैं इसको पहले भी आपको जब मैं DRDO का मतलब इसमें आपको ऑलरेडी मैं 1600 जो मतलब कि ना 1600 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगा चुका हूँ, जिसमें पूरे के पूरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो 1600 क्वेश्चन है साथियों वो यहाँ पे पूरे के पूरे मैं न्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, वो करा चुका हूँ। उसको अगर आप देखिएगा मैं कई बार वहाँ बता चुका हूँ। चलिए फिर भी एक बार आया हुआ है तो ये जो H है तो इसके बारे में कैसे इसको याद रखिए। तो देखिए ये आए एक बार फेल हो चुके, ए का होता है भैया 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाएंगे भैया वाई का कितना होता है भैया 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ई का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का होता है कितना होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ का होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, एच का कितना होता है भैया 180 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इसका जो सी है भैया इसका कहेंगे आपको 200 से 220 मिल जाएगा, फिर कहीं लिखा हुआ 180 से 230 तक। ठीक है, मतलब 180 से ऊपर रहता है, आप इन सब से इसका अधिक ही रहता है कि इसका सी का है। ठीक है, 200 से 220, 200 से 250 तक आपको ऐसा देखने मिल जाएगा एग्जाम के हॉल में, जो भी आप एग्जाम देंगे आप समझ जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हजारों बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना कि नियत मान कार्बन प्रतिरोधक 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। जो नियत मान मतलब होता है फिक्स रजिस्टर जो होता है ना 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोधक 100 ओम से मतलब कि वेरिएबल रजिस्टर 100 ओम से 5 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वायर बाउंड नियत मान प्रतिरोधक 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। भैया याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, वायर बाउंड परिवर्तित मान प्रतिरोधक 5 ओम से 5 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेन टाइप प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी गुणक को मतलब आपको पता होगा साथियों उसको बोलते हैं बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। ये मतलब इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ आपके लगे। तो इसमें देखिए इसको बोलते हैं बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। गोल्डन सिल्वर नो कलर, गोल्डन का भैया ±5% टॉलरेंस होता है, सिल्वर का ±10% होता है, तो नो कलर का ±20% होता है। याद ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तथा देखिए साथियों इसमें पहली रो एक होती है, फिर दूसरी रो भी ऐसी रखती है, और जो तीसरी रो होती है क्या होती है मल्टीपल की होती है। ठीक है, पता होना चाहिए साथियों, एग्जाम में रिलेटेड कलर कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये दोस्तों ये कैसे स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दूसरी भी 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएंगे, और तीसरी में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा ±1% ±2% ±3% ±4%। ठीक है, ऐसा फिर आ जाएगा ±5% गोल्डन का, सिल्वर का आ जाएगा ±10%। सिल्वर का देखिए गोल्डन का ±5% होता है, सिल्वर का ±10% होता है, और नो कलर का ±20% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलना चाह रहा था क्वेश्चन, चलिए उसके बेस पे जो भी था बन जाएगा यहाँ पे आपसे। बेन टाइप प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी गुणक को तथा चौथी पट्टी टॉलरेंस जिसको बोलते हैं सहनशीलता, पट्टी का क्या बोल रहा साथियों देख पा रहे हैं आप, पट्टी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को व्यक्त करता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ऐसा जैसे भी बनता है आप बना लेना, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग में जोड़े जाने वाली तीसरी धातु को फिलर धातु बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलना चाहना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम के जोड़ के लिए प्राय अल्का पी नामक सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्का पी नाम से याद रहता है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए प्राय साथियों जैसे कि इसमें सोल्डर का बोला गया है, जो सोल्डर होता है ना वह कितना परसेंटेज होता है। तो दोस्तों उसमें जो टीन रहेगा SN वह साथियों कितना रहेगा 60% रहेगा, तथा जो अपना शीशा होता है दोस्तों जिसको हम PB से लिखा जाता है, ठीक है, यह साथियों अपना कितना होगा
40% होगा। ठीक है, तथा इनका गलनांक दोस्तों कितना होता है, मैं बता देना चाहूँ आपको साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो अपना SN मतलब हो गया साथियों टीन, तो इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। कितना होता है साथियों, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तथा जो अपना साथियों PB मतलब कि लेड होता है, इसका जो गलनांक होता है वो 332 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सपोज दोस्तों अगर आप अपने मतलब कि इसमें साथियों अगर टीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो वह नर्म करेगा उसको, और लेड की मात्रा करेंगे तो वह बढ़ाएंगे तो वह उसको हार्डनेस प्रदान करेगा। ठीक है, तो साथियों एक इसका जो गलनांक होता है दोस्तों कितना होता है, अपना सोल्डर का होता है 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसमें। ठीक है साथियों, इसमें और आपको पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि जो चिप सोल्डर होता है, हार्ड सोल्डर है ना, जिसका काम साथियों सीट मेटल के कार्य के लिए किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, इन दोनों का यह अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि उसमें जो अपना लेड है साथियों वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तथा जो टीन है वह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों 40 हो जाएगा, क्योंकि जो साथियों टीन है ना उसका गलनांक कम है, तो वह नर्म मतलब कि सॉफ्टनेस प्रदान करेगा, और जो अपना PB मतलब लेड है साथियों ये हार्डनेस प्रदान करेगा, तो इसका 60 हो जाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे सीट मेटल के कार्य के लिए लाभदायक। कब भैया, जब आपको बोलेगा वह चिप सोल्डर में। ठीक है, उस कंडीशन में भैया। और एक सोल्डर होता है, कौन सा होता है, तो वह भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है भैया हार्ड सोल्डर और एक होता है, ठीक, वो आपको मैंने बताया था भी चिप सोल्डर। अगर हार्ड सोल्डर लिख के देता है आपको, तो उस कंडीशन में उसमें क्या क्या मिला होगा, तो उस कंडीशन में साथियों आपको पता होना चाहिए। जो हार्ड लिख के आ गया तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जो आपको साथियों SN मतलब कि अपना जो टीन होता है वह 33% होगा, मतलब यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में SN। ठीक है, तथा साथियों जो अपना PB मतलब कि लेड हुआ साथियों वो कितना प्रतिशत होगा, 66% होगा, प्लस अपना जो एंटी मनी साथियों वह कितना % होगा, 1% होगा। तो साथियों ये भी आपको पता होना चाहिए, जो एंटी मनी होता है वह 1% होगा। तथा इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे भैया, प्लम्बर के कार्यों में, प्लम्बर के कार्यों में करेंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्लम्बर के लिए कार्य के लिए उपयुक्त होने वाला सोल्डर का जो मिश्रण होता है वह कैसे तैयार होता है, वह 33% SN मतलब हो गया अपना टीन, PB मतलब होता है 66% आ जाएंगे, तथा एंटी मनी 1% हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए साथियों, आपको अगर फाइनल सोल्डर लिख के आता है, फाइनल सोल्डर लिख के आएगा तो 60 और 40 रहेगा। 60 क्या रहेगा, अपना टीन रहेगा, 40 क्या रहेगा भैया, शीशा रहेगा, या फिर इसको इलेक्ट्रीशियन सोल्डर बोलते हैं। इसका कार्य रेडियो, TV और इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों के लिए किया जाता है। किसका, 60 और 40 का। फिर इसके बाद में आ जाएगा सॉफ्ट सोल्डर, मतलब कि सेकंड नंबर पे इसका, इसमें क्या होगा, इसमें साथियों सॉफ्ट सोल्डर अगर आपको लिख के आता है तो उसमें 50% लेड तथा 50% टीन। ठीक है, 50 PB आ जाएगा, तब 50 SN आ जाएगा, तथा इसका कार्य साथियों कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कामों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कामों के लिए लाभदायक होता है। साथियों इसके बाद आपको चिप सोल्डर बता देगा, तो उसका मैंने आपको बता दिया, 40 अपना टीन रहेगा, लेड 60 रहेगा। उसका जो साथियों मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा सहने का, मतलब उस सोल्डर का वह कितना होगा साथियों, 230 होगा। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, था उसका उपयोग सीट मेटल के लिए करेगा। अब ये हार्ड सोल्डर आ जाएगा चौथे नंबर पे, तो वह क्या होगा साथियों, वह आपको बता दिया मैंने प्लम्बर के लिए, तथा उसका जो गलनांक होगा उसका होगा साथियों 243। देखिए पहले वाले का जो फाइनल सोल्डर है उसका 190 आ जाएगा, सेकंड वाले का भी है 205 आ जाएगा। मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, इसका जो इमेज है वो भी यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आपको अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फ्यूज तार। तो भैया फ्यूज तार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह हमारे जो परिपथ होता है ना उसको क्या करता है, ओवरलोड, अतिभार तथा शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड उस कंडीशन में उसको यह बचाता है या फिर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ठीक है, जो फ्यूज तार होता है भैया यह भी 63% टीन तथा 37% लेड तार से तैयार किया जाता है। याद हो गया होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट तार है, मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्वेश्चन है अपना कि सोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही उसका गलनांक कम होगा, क्योंकि जो टीन होता है उसका गलनांक कितना होता है भैया, टीन का गलनांक मैंने अभी आपको बताया, SN से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 50 होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तो साथियों आपको पता हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा जा चुका साथियों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख पा रहे हैं आप, सोल्डरिंग आयरन की बीट तांबे की बनी हुई होती है। तांबा मीन्स क्या हो जाएगा भैया, कॉपर की बनी हुई होती है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीज ब्रेजिंग, जो ब्रेजिंग करते साथियों वह पीतल का टाका लगाया जाता है। जो ब्रेजिंग में क्या होता है, पीतल का टाका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उस तार की क्या कहलाती भी है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सामान्य तापमान पर मतलब कि जनरल टेम्परेचर पर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का वह अधिकतम मान जो किसी तार को नुकसान पहुंचाए बगैर मतलब कि बिना किसी क्षति पहुंचाए बगैर सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके तो उसे क्या बोलते हैं भैया, उस तार की करंट रेटिंग बोलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रवाहित हो सके तो उस तार का विद्युत धारा वहन क्षमता है और इसी को क्या बोलते हैं, करंट रेटिंग बोलते हैं। आगे देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या बोलना चाह रहा है, आगे देख पा रहे हैं जैसे कि आप देखिए साथियों कि किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघलकर टूट जाए फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहलाती है। देखिए भैया वो करंट रेटिंग क्या कहलाती है, वह अधिकतम मान होता है किसका, मतलब कि धारा प्रवाहित कर जाती है अधिकतम। ठीक है, और इसमें देखिए क्या बोलना चाह रहा है, किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघल कर टूट जाए उसे फ्यूजिंग विद्युत धारा बोलते हैं, तथा करंट रेटिंग अपॉन के फ्यूजिंग करंट दोनों के अनुपात को फ्यूजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो भैया फ्यूजिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, करंट रेटिंग अपॉन के दोस्तों फ्यूजिंग करंट हो जाएगा ना। तो साथियों फार्मूला भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सामान्य किट फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान से 1.5 गुना करंट मान पर क्या करता है, लगातार 4 घंटे तक भी यह प्रचलित नहीं होता। सपोर्टेड साथियों देख पा रहे हैं आप, सामान्य किट फ्यूज क्या होता है, यह सामान्य किट फ्यूज निर्धारित लोड मतलब उसका जितना भी लोड होगा, लोड करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर लगातार 4 घंटे तक भी यह प्रचलित नहीं होता, मतलब उतने मान को वह सह के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, क्वेश्चन है अपना कि कार्ट्रिज फ्यूज एवं HRC फ्यूज निर्धारित लोड पर करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर 4 घंटे में निश्चित रूप से प्रचलित हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप कि 250 वोल्ट तक की वोल्टेज निम्न वोल्टेज कहलाती है। तो भैया जो 250 वोल्ट तक की सप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निम्न वोल्टेज बोलते हैं, निम्न लो टेंशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, लो वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 650 वोल्टेज तक की वोल्टेज माध्यम वोल्टेज कहलाती है। 650 वोल्टेज तक की वोल्टेज माध्यम क्या कहलाती है भैया, वोल्टेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 22,000 वोल्ट या फिर 22 kV। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा कि 22,000 वोल्ट तक की वोल्टेज उच्च वोल्टता कहलाती है। ठीक है, हाई वोल्टेज इसको बोलते हैं। 22,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज को अति उच्च एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, यह आपको सब याद होगा, नहीं होगा तो रिपीट हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे देखिए 200 वाट के लैंप को पे तो बायोनेट केप लैंप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। अपना जो इल्यूमिनेशन होता है प्रदीप्ति, उसका क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 200 से 300 वाट के लैंप हेतु एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 300 वाट से अधिक के लैंपों हेतु गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग होता है। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जैसे कि आप देख पाए इसमें साथियों, आपको मैं बता देना चाहूँगा फिर से कि 200 वाट के लैंपों के लिए बायोनेट केप लैंप का होल्डर यूज होता है। ठीक है, 200 से 300 वाट के लिए एडिशन स्क्रू टाइप का होगा और 300 वाट से अधिक के लिए भी गोलियत एडिशन स्क्रू। जैसे कि आपने देखा होगा जो 400 वाट का सोडियम वेपर लैंप होता है साथियों, तो उसका जो होल्डर लगा होता है ना साथियों, तो वो कुछ इस तरह से राउंड शेप में ऐसा गोल गोल लगा होता है और आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे लैंप यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, ये देखिए लैंप यहाँ पे ऐसा गोल गोल आप घुमाते हुए इसको लगा देंगे। ठीक है,
ठीक है साथियों, ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, आपको पता होगा, देखा होगा आपने IIT में अगर, या फिर कहीं भी देखा होगा, मतलब जहाँ बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट रहती है ना, वहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कार्टिस फ्यूज़ 2 एम्पियर से लेके 60 एम्पियर तक की क्षमता के बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HRC फ्यूज़ मतलब होता है हाई ऑब्जर्विंग कैपेसिटी फ्यूज़। दोस्तों यह 30 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर की क्षमता के बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारतीय मानक सिंगल फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट होता है। साथियों जो फेज न्यूट्रल होता है ना, उसमें सिंगल फेज सप्लाई होती है, उसका मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है 240 वोल्ट। 3 फेज का अगर आपको बोलता है दोस्तों 3 फेज में, तो वो आपको 415 या फिर आपको देगा 433 या फिर आपको देगा 440। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे सही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, भारत की फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगा, बच्चों सा क्वेश्चन है, कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, 50 हर्ट्ज होती है, जिसके टॉलरेंस कितना होता है, ±3% होता है। ठीक है, ये इतना सह सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, वाइंडिंग में प्रयुक्त तारों का व्यास SWG में मापा जाता है। पता होगा आपको, SWG ब्रिटिश में मापा जाता है। अब SWG का नाम लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। यह क्या होता है दोस्तों, इसकी परास होती है 0 से 36 SWG, मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो साथियों यह इसमें एक उल्टा सिस्टम कैसा है, यह जैसे जैसे 1 2 3 4 मतलब आगे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इसका जो तार है ना, उसका जो डायामीटर है ना, उसका जो व्यास है ना, वह क्या होता है, कम होती हुई जाता है। मतलब कि अगर सपोज डेट आपको कोई बोलता है साथियों कि आपका पास 5 SWG का वायर है तथा एक 18 SWG का वायर है, तो बताइए इनमें से आपका जो डायामीटर है, वो व्यास है, किसका अधिक होगा। तो भैया आपका जो कम डिजिट वाला, मतलब जो कम वाला है ना, ये इसका व्यास अधिक होगा, तथा जो 18 SWG का वायर है, इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। तो साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि एक सुरक्षा युक्ति है, फ्यूज जो है ना भैया, एक सुरक्षा युक्ति जो हमें वैद्युतिक परिपथ में शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड स्थिति में अत्यधिक धारा, मतलब कि ओवर करंट से हाई करंट से यह सुरक्षा प्रदान करती है। तो साथियों यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साथियों इसमें DC थ्योरी आपको दिख रहा है। तो चलिए इसको भी क्लियर करा देता हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का पूरा, अगर आप देखिएगा साथियों, तो आपसे यहाँ से जो 20 से 25 क्वेश्चन है वो आप पूरे के पूरे क्लियर कर जाएगा एग्जाम में, क्योंकि जो आगामी एग्जाम है साथियों DRDO, MPTO, UPPCL, TG2, दोस्तों ये उन्हीं के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले सालों में एग्जाम हो चुकी है। तो आपको एक लेवल का अंदाजा भी पता चल जा रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी जो तैयारी अभी चल रही साथियों, मतलब किस टाइप से हुई है, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपका जो लेवल है, तो जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है मैच खा रहा होगा। तो अच्छी बात है साथियों। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में, नहीं तो पूरा बताता आपको आगे। और देखिए क्वेश्चन अपना इसमें, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। मतलब कि जो विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। वो परिपथ के दोनों डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुण के आधार पर परिपथ क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन से होते हैं भैया, एक होता है बंद, एक होता है खुला, एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है लीकेज परिपथ। ठीक है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए भैया खुला परिपथ क्या होता है, उसमें जो खुला परिपथ होता है, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे परिपथ बना ही देता हूँ ना। ठीक है, एक सेकेंड हो चाहिए। देखिए साथियों ये परिपथ आपका बनकर तैयार है, ये अपना क्या है, स्विच है। ठीक है, तो देखिए साथियों सपोज दैट यह अभी क्या है, खुला है ना, खुला है, मतलब कि यहाँ पे अपना जो स्विच है ना, ये इससे क्लोज नहीं किया हो, मतलब मैंने इसको बंद नहीं किया हो, मतलब इसको मैंने भी चिपकाया नहीं हो। ठीक है, तो खुला परिपथ रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो धारा होगी मतलब आई, उसका मान क्या होगा। देखिए भैया जब खुला है, ओपन है, तो उस कंडीशन में ना धारा तो शून्य होगी ना, क्योंकि इसमें धारा नहीं बह रही है, तथा जो रेजिस्टेंस है ना वह क्या होगा भैया, इन्फिनिटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पता धारा एक भी नहीं बह रही, तथा रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे कोई संबंध, मतलब जो अपना यहाँ पे प्रतिरोधक सपोज डेट यहाँ कोई रजिस्टर लगाया, फिर फैन लगाया, फिर पंखा लगा, मतलब जो भी आपका यहाँ पे लगा होगा, तो इस परिपथ में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा, तथा धारा क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएंगे। किस कंडीशन में? जब अपना परिपथ ओपन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। फिर अपना तो साथियों ये भी आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, साथ में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ओपन सर्किट का पता है। अब शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट परिपथ में क्या होगा, जो धारा होगी ना वह क्या होगी भैया, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, न्यूट्रल फेज दोनों एक साथ टच हो जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, वहाँ अत्यधिक धारा बहेगी। तो उसमें जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है भैया बताइए कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में धारा का मान क्या होता है। तो वह होता है अनंत होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो साथियों आई होप कि ये आपको जो मैंने सब बताया सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या बोलना चाह रहा है। शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा प्रवाह क्या होती है, अनंत होती है। मैंने आपको बताया प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यह भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है भैया। क्वेश्चन अपना साथियों पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए जो एग्जाम में आए हुए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। एसी परिपथ में लीकेज करंट का मान, एसी परिपथ मतलब अल्टरनेटिंग सर्किट में लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट के कितना होता है साथियों, देख पा रहे हैं आप, 5000वें 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि एसी परिपथ में लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट के 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का पूरा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीसी परिपथ में लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट के 1/2000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। किस में? देखिए पहला था अपना एसी, दूसरा क्या आ जाएगा डीसी। एसी में कितना था 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। डीसी में क्या होता है 1/2000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है भैया। जॉर्ज साइमन ओम ने धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किया था जो ओम का नियम कहलाता है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल थ्योरी में ओम का नियम। चलिए जानते हैं इनके नियम के अनुसार कि भैया ओम के नियम के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे होता है किसी निश्चित ताप व दाब पर, ऐसा लिखा जाता है ना, यहाँ पे लिखा नहीं उन्होंने इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। किसी निश्चित तापमान व दाब पर अनुसार किसी प्रतिरोध के शिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर, मतलब कि विभव का अंतर जो होता है, मतलब वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज या फिर विभवांतर यहाँ लिखा हुआ है, विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब कि आई के समानुपाती होता है। तो भैया इस नियम के अनुसार देखिए वी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ओम का नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ओम का नियम एसी पर, एसी में मतलब आपको पता होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जेड। तो दोस्तों एसी परिपथ की संपूर्ण बाधा क्या कहलाती है, इम्पीडेंस, जिसको कैसे दर्शाते हैं जेड। तो जेड बराबर क्या होता है साथियों, आप सबको पता होगा जेड बराबर रूट क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों कोष्टक में XL माइनस के XC हो जाएगा। इन दोनों पे कोष्टक रहता है, यहाँ पे देखिए मतलब होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, ऐसा तो याद हो गया होगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहलाता है, एसी परिपथ की संपूर्ण परिबाधा कहते हैं तथा इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती भी। अवरोध उत्पन्न कर रहा था इसकी इकाई भी स्वाभाविक सी बात है ओम ही होगी ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पीडेंस बराबर प्रतिरोध, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओम का नियम है ना। हाँ, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर बराबर जेड हो जाएगा। ठीक है, होने पर लागू होता है। ठीक है, क्योंकि आर मतलब रेजिस्टेंस, वो भी क्या करता है रुकावट पैदा करता है, तो जेड भी यहाँ पे क्या करता है रुकावट पैदा करता है। ठीक है, तो आर बराबर जेड हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि आर बराबर जेड क्या कौन सी कंडीशन में होता है ये बताया गया। आर बराबर जेड रेजोनेंस परिपथ के कारण होता है, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। रेजोनेंस परिपथ में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि साथियों अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे, मतलब कि कंडक्टर की जो लेंथ बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा प्रोपोर्शनल में आर रहता है, मतलब कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सपोज दैट आपका साथियों 5 मीटर का तार है, अगर आपने उसको 10 मीटर कर दिया तो जैसे आप मतलब जितना आप लेंथ को बढ़ाएंगे उसी के अनुसार आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी चालक तार का प्रतिरोध, मतलब चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो ओके जैसा आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आर बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रो बराबर आर बराबर रो एल अपान के होता है। तो देखिए जो कटाक क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में यहाँ पे है ना,
तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इसका व्युत्क्रम होता है। कौन व्युत्क्रम होता है? जैसे जैसे अगर सपोज दैट आपका कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए R बराबर 1/a यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे लिखा है तापमान, यहाँ पे लिखा है प्रतिरोध। अगर सपोज दैट आपका टेम्परेचर बढ़ा तो जो आपका रेजिस्टेंस है ना वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, जैसे कि आपने देखा होगा सभी धातुएं जो मेटल्स होती है ना उनमें, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, इनमें क्या होता है? ये चालक होती है विद्युत धारा की। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है साथियों तो इनमें क्या होता है? गर्माहट, मतलब कि रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? यह गर्म होती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके टेम्परेचर बढ़ने से ना इसका जो रेजिस्टेंस का मान है ना यह भी बढ़ता है। तो साथियों यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, अचालक या फिर आपको बोलना चाहिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं या फिर जो अपने रासायनिक, मतलब कि जो दोस्तों बैटरी होता है ना, बैटरी में ये जो दोस्तों इलेक्ट्रोड होते हैं ना उनमें क्या होता है? इनका अगर टेम्परेचर बढ़ता है, देखिए अचालक मतलब कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और रासायनिक में इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनमें क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है, मतलब कि डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए अचालक पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। भैया विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो प्रतीक होता है इसका रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध यह क्या होता है भैया? यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसकी इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। याद रखिएगा, ओम मीटर इसकी इकाई होती है। तो साथियों ये जो ओम मीटर आई कैसे आई इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए निकाल के बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे ओम मीटर आती है। तो साथियों आप सबको पता ही होगा कि R बराबर क्या होता है, उसी हिसाब से मैं आपको देखिए बता। R बराबर क्या हो जाएगा? रो L/A होता है ना, ये आपको पता होगा। तो अभी हमें क्या चाहिए भैया? रो चाहिए। तो आप भैया महाशय जी इधर आ जाइए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा महाशय? रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/K हो जाएगा ना। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, R का जो होता है मतलब रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तथा जो कटाक्ष क्षेत्रफल है इसका क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन L क्या है माय डियर फ्रेंड? लेंथ ऑफ माय कंडक्टर। तो कंडक्टर की लेंथ काय में हो जाएगी? मीटर में हो जाएगी। तो यह मीटर से इसका एक जो स्क्वायर वाला यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो क्या बचा मेरे साथियों? यहाँ पे ओम मीटर ही तो बचा ना। तो इसीलिए जो अपने रो थे ना, रो भैया क्या थे? रो भैया यहाँ पे इनकी जो इकाई क्या आ जाएगी? ओम मीटर आ जाए। देखिए इसकी इकाई क्या आ जाएगी? ओम मीटर ही तो बची ना। तो इसका मतलब इसका जो विशिष्ट, इसको बोलते रो मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। इसको अधिकतर भैया मतलब आपको MKS में पूछता है, MKS में तो इसको तो ओम मीटर ही लिखते हैं, या फिर आपको मिलेगा ओम सेंटीमीटर, और या फिर आपको साथियों कहीं दिखा मिलेगा इसको। हम जब मतलब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो माइक्रो ओम सेंटीमीटर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है साथियों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन था इसमें, मैं फिर से एक बार इसका जो डेफिनेशन है आपको पढ़ाना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसका। 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर तार के लंबा टुकड़ा, मतलब 1 सेंटीमीटर टुकड़ा है उसका कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का, देखिए 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। साथियों इसका देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक रो होता है। इसका मात्रक क्या होता है? MKS प्रणाली, देखिए इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है तथा MKS प्रणाली में इसका मात्रक ओम मीटर होता है तथा यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना, किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन
साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस के मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन से होने वाली वृद्धि या कमी का पदार्थ का ताप गुणांक कहलाता है। भैया ताप गुणांक, इसको अल्फा से दर्शाते हैं, आपको पता होगा क्या कहलाता है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में एक बार पूछी गई, ये मतलब डेफिनेशन लिख दिया था और बोला था कि इसे क्या बोलते। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन से होने वाली वृद्धि या कमी का पदार्थ का ताप गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ताप गुणांक का प्रतीक अल्फा होता है तथा मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है ना। आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसका जो मात्रक है क्या होता है भैया, प्रति डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अल्फा से दर्शाते मैं बार बार इसलिए बोल रहा ताकि साथियों आपको डबल से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको डायरेक्ट याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी में कुल प्रतिरोध का मान, मतलब श्रेणी कंडीशन में, मतलब कि आपको पता होगा श्रेणी संयोजन में जो रेजिस्टेंस होता है ना कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, ये ऐसा जुड़ते हैं श्रेणी कंडीशन में R1 R2 R3। ठीक है, आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है तो पता ही होगा। ठीक है, श्रेणी में कुल प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, अधिक होगा। तो भी जैसे 5, 1 का 5 है, 2 का 10 है, 3 का 15 है, तो ठीक है ये सब जुड़ेगा तो 15 वाला जो ओम है उससे भी सब जुड़ के तो टोटल अधिक ही आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समांतर में कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध वाले से भी कम होगा ना। तो समांतर का जो फॉर्मूला होता है आपको मैं बता देना चाहूँ, 1/RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। ये समांतर में रेजिस्टेंस का टोटल मतलब कि टोटल ओम प्रतिरोध में मतलब टोटल प्रतिरोध ओम में निकालने का फॉर्मूला होता है। तथा साथियों श्रेणी क्रम में क्या होता है मैंने बताया नहीं, आपको बता देता हूँ। RT इक्वल टू क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, इसमें आ जाएगा दोस्तों 1, देखिए R1 प्लस के R2 प्लस के R3 जितने भी दिया हुआ वो आगे तक चलते रहेगा। ठीक है, तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है साथियों, यह तो आपको क्लियर हो ही गया ना कि श्रेणी में लगे सभी प्रतिरोधकों में, देखिए साथियों इसमें जो आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो समांतर में सबसे छोटा प्रतिरोध होता है ना उसका जो टोटल प्रतिरोध होता है ना वो उससे भी क्या होता है, कम होता है। सबको डेटा आपका समांतर क्रम में सबसे छोटा ओम का प्रतिरोध 5 ओम है, तो उसका जो टोटल प्रतिरोध मतलब RT आएगा ना वह कितना आएगा, वह 5 ओम से लेस देन ही आएगा, मतलब कि नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको लिखा हुआ है नहीं, मतलब ऐसा होता है भी है, याद रखिएगा। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, श्रेणी में लगी प्रतिरोधकों में श्रेणी में लगे सभी प्रतिरोधकों में विद्युत बहने वाली धारा का मान समान रहता है। मतलब कि जो श्रेणी परिपथ होता है ना उसमें जो विद्युत धारा बहती है ना उसको बहने के लिए क्या होता है भैया, पहली बात तो एक ही मार्ग रहता है किसमें, श्रेणी परिपथ में। तथा श्रेणी परिपथ में जो धारा होती है ना वह क्या होती है, बराबर होती है, मतलब सब में बराबर चलती है, मतलब उसका जो मान होता है ना वह क्या होता है, समान होता है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समांतर में लगे सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान अलग अलग होता है। जो समांतर कंडीशन देखिए साथियों श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, जुड़ेगा, मतलब कि V1 प्लस के V2 तथा I क्या होगी साथियों, बराबर रहती है। ठीक है, I का मान। तथा जो समांतर क्रम होता है ना, समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है साथियों, बराबर रहता है, लेकिन जो धारा क्या होती है वो बढ़ जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से पता होगा आपको। श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने पर प्रतिरोध कुल प्रतिरोध के मान पर बढ़ता है। ठीक है, श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल विद्युत धारा का मान घटता है। साथियों देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है इन्होंने, श्रेणी में प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल विद्युत धारा का मान क्या होता है, घटता है। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें लिखा हुआ है देखिए श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने पर प्रतिरोधक मतलब कि कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो धारा का मान इसमें घट जाता है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
समांतर में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन पे हम समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम किस मतलब की संयोजन का प्रयोग करेंगे। तो साथियों अगर हमें समांतर क्रम अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भैया, समांतर क्रम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तथा अगर हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे हम श्रेणी परिपथ का उपयोग करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जो किसान टार्च या फिर जो टार्च होते हैं उनमें जो वोल्टेज को क्या होता है, जैसे कि ड्राई सेल होता है ना, तो उसका सेल में क्या होता है 1.5 वोल्ट उसका वोल्ट होता है पर सेल। ठीक है, तो उसको हम श्रेणी में जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है 3 वोल्ट 4 मतलब ऐसा बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप सेल जोड़ते जाएंगे, तो जो श्रेणी क्रम में क्या होगा आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, समांतर में प्रतिरोध जोड़ने पर चालकता का धारामान बढ़ता है। देख पा रहे साथियों, क्वेश्चन आपको बोलना चाह रहा है समांतर में प्रतिरोध जोड़ने पर चालकता का धारा मान बढ़ता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने पर चालकता का मान घटता है। मतलब कि इसमें जैसे कि श्रेणी में क्या होगा, RT का टोटल मान बढ़ जाएगा ना, तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, चालकता मतलब कि चालकता होती है जी जिसकी इकाई क्या होती है, साइमन होती है, सीमेंस बोलते हैं साइमन। ठीक है, इसको या फिर आप मोह बोल सकते हैं, मोह भी होता है क्योंकि यह जो रेजिस्टेंस होता है उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो श्रेणी परिपथ में जोड़ने पर यह चालकता का मान घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा भैया, 0 होगा ना। ठीक है, ये पता होगा। ये कौन सा नियम है भैया, अपना जो किरचॉफ सर थे उनका प्रथम नियम क्या बोलता है भैया, जंक्शन की ओर आने वाली धारा, ठीक है, तथा जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है भैया, 0 होता है। तो समेशन I बराबर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा ना। ये याद रखिएगा साथियों, इसे पॉइंट लॉ भी बोलते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में हर बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। किरचॉफ का धारा नियम बोलते हैं इसको, चालक के संगम पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ के धारा नियम को नोड या फिर इसको पॉइंट लॉ या फिर इसको जंक्शन संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन सेतु, साथियों इसमें और एक इसमें लिखा नहीं है, वैसे मैं बता देना चाहूँ, किरचॉफ का KVL मतलब कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी होता है, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा समेशन V बराबर क्या होता है, समेशन E बराबर आ जाएगा, E आई V वही है, समेशन E बराबर IR हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप के पतनों के योग के बराबर होता है। शिकाय में भी अपना किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात मान वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तक किरचॉफ के वोल्टेज नियम को मेश का नियम भी कहते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम को मेश का नियम भी या फिर मेश लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, प्रतिरोध मान अंकन के, साथियों क्वेश्चन आप देख पा रहे, प्रतिरोध मान अंकन में प्रतिरोध की तीसरी पट्टी का रंग गुणक तथा चौथी पट्टी का रंग सहन सीमा को प्रदर्शित करता है। देखिए साथियों, रासायनिक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सेल बैटरी जो होता है, इससे भी आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आती है। ठीक है, तो देखिए इसका अपना डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ऐसा बताया गया इसके द्वारा। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है उसे भैया क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं। भैया ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब जिस पात्र में है ना, जिसके इसमें मतलब विलयन को डाला जाता है ना, ठीक है, तो जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न होती है या फिर पूर्ण होती है उसे वो काय में होती भी है, वह वोल्टामीटर कहलाता है, वोल्टामीटर। ठीक है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है अपना यहाँ पे देख पा रहे, फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलियन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। साथियों बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इस पे भी हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद भी होगा साथियों, जैसे कि पता है। इसमें देखिए क्या बोलना, जैसा बोलता है आपको वैसा इसका फार्मूला लिखना है। फेराडे के विद्युत अपघटन के दौरान प्रथम नियम, देखिए भैया इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान मतलब कि यम प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा, तो विद्युत धारा की मात्रा को भैया हम कैसे प्रदर्शित करते, Q से प्रदर्शित करते। आपको पता होगा कि क्या होता है, समानुपाती होता है, तो यम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा साथियों, Q हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड, Q हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप सबको पता होगा साथियों कि Q बराबर क्या होता है, विद्युत धारा की यह क्या होती है, मात्रा होती है, तो Q बराबर IT होता है ना, I मतलब है एम्पियर और T मतलब सेकेंड, ठीक है। तो साथियों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना, आपकी मंजूरी हो तो मैं लिख दूं कि M प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड। पर आपको और एक चीज़ ये देखिए, इसका फर्स्ट रूल होता है, इसका फर्स्ट नियम पर आपको साथियों एक चीज़ और पता होगा कि जब भी यह जो अपना प्रोपोर्शनल का साइन होता है यह हटता है तो एक नियतांक लगता है साथियों। तो देखिए मैं यहाँ पे एक नियतांक लगा दे रहा हूँ, M बराबर ZI इंटू टी हो जाएगा ना साथियों। Z क्या है यहाँ पे साथियों, यह है रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ECE, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको बोला जाता है Z, ठीक है। तो यह एक नियतांक है, ठीक है। तो इसलिए देखिए M बराबर ZIT, यह हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में भैया कई बार पूछा जाता है, तो ये नियम आपको वहाँ पे दर्शाना है साथियों। इसके बाद में और एक सेकंड नियम भी होता है फेराडे का, तो वह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना चाहिए। तो वो जैसे कि आपको पता होगा साथियों, तो वो होता है M1 बाय के M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z1 बाय के Z2, ठीक है। तो यह भी आपको पता होगा साथियों, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोलना चाह रहा था अपना भैया, ऑप्शन था यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो द्वितीय नियम के अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान मतलब यम उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड कि सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे कार्य करते हैं। जो सेल होता है ना वह क्या होता है साथियों, केमिकल मतलब होता है अपना रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट पे कार्य करता है, आप सबको पता होगा। तथा सेलों के समूह से क्या बनती भैया, बैटरिया जो होती है ना, बैटरिया वह सेलों के समूह से ही तो बनती है ना माय डियर फ्रेंड, तो आपको पता होगा है ना। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आयन दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते भैया, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे आ रहा है आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ पर क्षरणरोधी धातु की परिचालना क्या कहलाता है भैया, विद्युत रंजन कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे कि आप सबको पता होगा भी Fe मतलब होता है आयरन, इसको क्या करते भी है जंग से बचाने के लिए इस पे Zn मतलब कि जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं भी, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत रंजन की जाने वाली वस्तु की चिकनाई को दूर करने के लिए रेत से साफ करके कास्टिक सोडे के घोल में डाला जाता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, धातु शोधन करते समय शुद्ध धातु का कैथोड मतलब जो होता है ना, धातु को शोधन करते समय क्या होगा, प्यूरिफाइज इसको बोलना चाहिए यहाँ पे। शोधन करते समय शुद्ध धातु का क्या बना होता है, कैथोड बना होता है, अशुद्ध धातु को एनोड मतलब कि देखिए भैया कैथोड मतलब होता है माइनस सिरा मतलब कि ऋणात्मक कनेक्शन मतलब ऋणात्मक पॉइंट बोलेंगे, तथा जो भी एनोड होता है वह क्या होता है धनात्मक पॉइंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो एनोड होता है ना उस पर धनात्मक आवेश होता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। साथियों आगे देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है इसमें, साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप पूरा इसको अंत तक देखिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देख पा रहे साथियों, डीसी विद्युत धारा पर कार्य करने वाला संधारित्र कैपेसिटर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहलाता है। तो दोस्तों वह कौन सा कैपेसिटर होता है जो इसको दोस्तों पोलराइज बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्रुवीय इसको, ठीक है। तो
डीसी विद्युत धारा पर कार्य करने वाला संधारित्र कैपेसिटर को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है वह क्या होता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो साथियों, जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उसी क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोलना चाह रहा है, वोल्टाइक सेल में कांच के पात्र में, अब ये प्राथमिक सेल है भैया, देखिए आपको पता होना चाहिए सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भैया प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के स्पेसिफिकेशन में क्या है, इस मतलब प्राथमिक सेल को आप बता देना चाहो इसके बारे में दोस्तों। प्राथमिक सेल यूज एंड थ्रो, मतलब कि जब तक उसमें मतलब साथी इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, इसके डिस्चार्ज होने पे इसको चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है, सीसा संचयक लेड एसिड जो बैटरी होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं भैया, उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय, मतलब कि ये क्या करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब इसमें क्या करते हैं हम इसको चार्जिंग करके फिर से इसको दोबारा यूज करते हैं। ठीक है, यह पता होना चाहिए साथियों, आपको पता ही होगा, आप सबने ये 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं में सब पढ़ाया होगा आपने। ठीक है, तो वोल्टाइक सेल में कांच के पात्र में तनुगंधक का अम्ल मतलब होता है भैया H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तथा तांबे की छड़। देखिए कांच के पात्र में क्या क्या मतलब डालेंगे, H2SO4, इसको बोलते हैं तनुगंधक का अम्ल। इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोड होगा ये अपने, तो देखिए इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड जो बनेंगे भी काय काय के बनेंगे यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि आपको पता होगा दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन होता है और एक होता है ऋण होता है। तो देखिए जो जस्ते की छड़ बनती भी है वो क्या की होती है, जिंक जिसको बोलते हैं वो काय की होती है, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव होती है। तथा जो भैया कापर जो होता है, तांबा जिसको Cu बोलते हैं, वह जो होता है भैया वह धनात्मक मतलब कि एनोड की छड़ बनी होगी, मतलब उन छड़ों का यूज उनके रूप में इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना कि स्थानीय क्रिया के दोष में जस्ते के कारण जस्ते के कार्बन के कण, ठीक है देखिए दोस्तों, स्थानीय क्रिया दोष में जस्ते के कार्बन के कण अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलकर स्थानीय सेलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए भी पारे पर, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पारे देखिए जस्ते पर पारे की पर चढ़ना। देखिए अगर आप लोहे पर मतलब Fe, फिर अगर Gi मतलब Zn मतलब होता है दोस्तों गैल्वेनाइजिंग करते हैं तो वह गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, मतलब ना मतलब कि जिंक की परत चढ़ाते हैं तो वह गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला, यहाँ पे जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना तो अम्लगमेशन कहलाता है। ठीक है, अम्लगमेशन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ध्रुव साधन दोष में तांबे के चारों ओर हाइड्रोजन के बुलबुले एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते पर पारे की परत चढ़ाई जाती है, स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुव साधन दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 का प्रयोग किया जाता है, जिसे विध्रुवक कहते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुव साधन दोष को दूर करने के लिए एनोड मतलब होता है धनात्मक सिरे के चारों ओर मैग्नेट डाइऑक्साइड MnO2 को भरा दिया जाता है, जिसे विध्रुवक के रूप में वह कार्य करता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, वोल्टाइक सेल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोल्टाइक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है साथियों, 1.08 वोल्ट होता है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, डेनियल सेल आ गया भी, या डेनियल सेल में एनोड के रूप में तांबा मतलब कि वही Cu आ जाएगा प्लस आ जाएगा तथा एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए भैया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक का अम्ल मतलब वही H2SO4 का उपयोग किया जाता है, जिसमें कैथोड के रूप में जस्ते की छड़, देखिए कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ प्लस के रूप में कॉपर की छड़। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पता ही होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए भैया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेनियल सेल में ध्रुव साधन दोष को दूर करने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, देखिए इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका भी है, डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है तथा जो अपना दोस्तों वोल्टाइक सेल था उसका कितना होता है भैया 1.08 होता है। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अपना प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग करते। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेक्लांची सेल अम्ल रहित प्रकार का सेल होता है। जो अपना लेक्लांची सेल है साथियों वह क्या होता है, अम्ल रहित प्रकार का सेल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
लेकलांची सेल में कांच के पात्र में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकलांची सेल में एनोड के रूप में, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, एनोड के रूप में कार्बन की छड़ तथा कैथोड के रूप में जस्ते का छड़ होता है। साथियों, जो लेकलांची सेल होता है उसमें कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सिरा आ जाएगा, तथा कैथोड मतलब जस्ता क्या आ जाएगा, जिंक क्या आ जाएगा, ऋण सिरा आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, लेकलांची सेल में कार्बन के चारों तरफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है जो द्विध्रुवक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम तक होता है। तो माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डेनियल सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम तक होगा। आगे देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया आप सबसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि लेकलांची सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 1.46 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। तो साथियों, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोलना चाह रहा है कि शुष्क सेल, मतलब इसको हम ट्राई सेल बोलते हैं, ठीक है, अथवा कार्बन जिंक सेल में कैथोड जो होता है काय का बना होता है साथियों, जस्ते का बना होता है। मतलब आप देख पा रहे अधिक बार जो जस्ता है ना वह क्या होता है, मतलब जस्ता जो जिंक है ना वो काय का बनता है भैया, नेगेटिव सिरा, मतलब कि ऋणात्मक, मतलब कि कैथोड सिरा बनता है। ठीक है, पता हो गया होगा आपको। ठीक, आगे देखिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड व प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भरी होती है। काय में भैया, शुष्क सेल में, जिसका वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है पर सेल। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा साथियों, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। शुष्क सेल अथवा कार्बन जिंक सेल में कैथोड जस्ते का बना होता है। ठीक है, कैथोड मतलब अपना माइनस सिरा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भरी हुई होती है। ठीक है, तथा जो उसका एनोड मतलब कि धनात्मक सिरा होता है दोस्तों, वो क्या का बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, इससे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। तो शुष्क सेल में कार्बन एनोड का बना होता है, के चारों ओर मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड का अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का मिश्रण द्विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, यह भी आपको पता हो गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है भैया, मरकरी सेल, क्वेश्चन है भैया अपना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मरकरी सेल में मरकरी ऑक्साइड द्विध्रुवक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, लेड एसिड सेल, तो जैसे कि आपको पता होगा, जो लेड एसिड सेल एक सेकेंडरी सेल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, लेड एसिड सेल धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से क्या होती है, एक कम होती है, ताकि धन प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सके। तो ठीक है साथियों, जो धन प्लेट होती है ना उसकी ऋण प्लेट की संख्या से एक कम होती है, ताकि धन प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सके। ठीक है, तो भैया आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धनात्मक पट्टी 2 प्रकार की होती है, प्लेट पट्टियाँ तथा फारे पट्टियाँ। ठीक है, आगे देखिए, लेड एसिड सेल में दोनों प्लेटें शीशे की जालियों की बनी हुई होती है। साथियों, जो लेड एसिड सेल होता है उसमें जो दोनों प्लेटें होती है वो काय की होती है, लेड की बनी हुई होती है। लेकिन वो चार्ज और डिस्चार्ज होने पे आपको बताऊंगा मैं भी। ठीक है, डिस्चार्ज जब हो जाती है तो लेड की बन जाती है, लेड की ही बनी रहती है, लेकिन लेड की बन जाती है। लेकिन जब चार्ज हो जाती है तब उस समय भैया जो अपना लेड एसिड सेल है उसकी जो धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव सिरा होता है वह काय का बना होता है, वह PbO2 मतलब कि होता है लेड परऑक्साइड, तथा जो ऋणात्मक सिरा होता है भैया वो काय का बना होता है Pb, इसको बोलते हैं भैया स्पंजी लेड बोलते हैं। ठीक है, स्पंजी लेड। ठीक है, यह ऋणात्मक सिरा होता है, धनात्मक सिरा ये होता है PbO2। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ रेड लेड PbO3O4 लुगदी जमा दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, क्वेश्चन आप लेड एसिड सेल की धारिता, मतलब जो लेड एसिड सेल होता है उनकी जो धारिता होती है दोस्तों किस किस पे निर्भर करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पट्टियों की संख्या, पट्टियों का क्षेत्रफल, सक्रिय पदार्थ अपघटन की सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब कि इन साथियों सभी जो आपको मैंने बताया इन सभी पर इसकी मतलब कि दोस्तों धारिता क्या होती है, निर्भर करती है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सीसा तेजाब मतलब कि वही लेड एसिड सेल में निम्न दोष होते हैं। तो भैया कौन से दोष होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया होता है, एक पहला होता है सेडिमेंटेशन दोष, इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है।
कोरोजन दोष होता है एक, और एक होता है बकलिंग दोष, और एक होता है सल्फेशन दोष। तो साथियों ये पूरे जो दोष है उनके बारे में आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो इसमें लिखा हुआ है एक सेडिमेंटेशन दोस्तों यह कहलाता है अपना सेपरेटरों का साठ होना। मतलब कि साथियों इसमें क्या होगा, जो चैम्बर में अपने सेडिमेंट का क्या होगा इकट्ठा हो जाना, उससे क्या होता है कि जो इसके दोस्तों प्लेटें होती है ना वह साठ हो जाती है। तो सेलों के नीचे बैठने वाली गंदगी जिससे क्या होगा जमने से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों वो क्या होता है अपना सेडिमेंटेशन दोष होता है। तथा इसको दूर करने के लिए साथियों क्या करना चाहिए, हमें चैम्बर में सेडिमेंट का मतलब देखिए इसमें क्या करना चाहिए साथियों, सेल को डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा भैया इसमें लिखा हुआ है कोरोजन दोष। तो भैया जो कोरोजन दोष होता है वो क्या होता है, सेल के ओवरचार्ज होने पर गैसों का निकलना। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना चाहिए, सेलों को अमोनियम द्रव से साफ कीजिए और पेट्रोलियम जेली का वैसलीन लगाई जाती है। ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कोरोजन मतलब कि बैटरी के सिरों पर जंग लगना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि बकलिंग दोष। तो साथियों इसमें क्या होता है, जो प्लेटें होती है ना वह मुड़ जाती है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, बैटरी को लगातार अधिक दर से चार्ज और डिस्चार्ज करने पे क्या होता है, जो प्लेटें होती है ना वह क्या मुड़ जाती है। तथा इसका निवारण के लिए साथियों क्या करना चाहिए, उत्पादक द्वारा निर्धारित सीमा तक बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए। ठीक है। तथा मुड़ी हुई प्लेटों को वाइस में पकड़कर हल्का सा दबाव डालकर सीधा कर लेना चाहिए। ठीक है। आगे साथियों हम देखेंगे सल्फेशन दोस्तों। यह क्या होता है दोस्तों, यह पता होना चाहिए आपको भी। तो इसमें दोस्तों प्लेटों पर सल्फेट जम जाना होता है। तथा दोस्तों यह किस कारण से होता है कि यह कोई डिस्चार्ज बैटरी रखी हुई। ठीक है। तो किसी एक डिस्चार्ज बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में रखने से क्या होता है, सल्फेशन दोष होता है। तथा इसके निवारण के लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, यदि यह लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाई जाए तब इसे ट्रिकल चार्जिंग पे मतलब कि लगा देना चाहिए। जो ट्रिकल चार्जिंग होती है दोस्तों वह क्या होती है, निम्नमान की धारा होती है। मतलब उसमें क्या होता है, सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 5% पर क्या होता है, आवेशित करना होता है। जो ट्रिकल चार्जिंग होती है दोस्तों उसमें क्या करते हैं, लंबे समय तक निम्न धारा पर या फिर सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 5% पर क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ठीक है। यह भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो साथ ही उसमें और एक चीज लिखा हुआ है, उत्पादक द्वारा निर्धारित स्पेसिफिक ग्रेविटी का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाना चाहिए। तो साथियों ये जो चारों के चारों दोस्त थे आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा साथियों कि अति आवेशन तथा निरावेशन अनुपयुक्त विद्युत अपघट्य तथा ताप के कारण इलेक्ट्रोडों के मुड़ जाने को क्या बोलते भैया, इसको बोलते हैं बकलिंग दोष कहते हैं। अति आवेशन देखिए इसमें लिखा अति आवेशन तथा निरावेशन से विद्युत अपघट्य तथा ताप के कारण इलेक्ट्रोड के मुड़ जाने को बकलिंग कहते हैं। तथा दोस्तों इसका मैंने बताया आपको, इसका जो निवारण है वो क्या दोस्तों, उत्पादक द्वारा निर्धारित सीमा तक बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, बैटरी के लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में पड़े रहने से क्या होता है, सल्फेशन दोष होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था सल्फेशन दोष क्या होता है दोस्तों, कि बैटरी के अधिक समय तक डिस्चार्ज अवस्था में रहने से, या फिर देखिए इसमें लिखा बैटरी के लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में पड़े रहने से सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। तथा सल्फेशन दोष को मतलब कि निवारण के लिए क्या करते भी है, ट्रिकल चार्जिंग की जाती है। ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सल्फेशन दोष युक्त बैटरी को लंबे समय तक निम्न विद्युत धारा पर चार्ज करना बिंदुश या फिर इसी को क्या बोलता है, ट्रिकल चार्जिंग बोला है। देखिए साथियों बिंदुश को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन अपना आ रहा है कि लेड एसिड बैटरी को 6 एम्पियर से अधिक आवेशित तथा 30 एम्पियर से अधिक निरावेशित नहीं करना चाहिए। ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल मतलब जो अपनी सेकेंडरी सेल होता है, आप सबको पता होगा लेड एसिड सेल होता है और एक होता है निकल आयरन सेल। तो उसमें भैया जो अपना लेड एसिड सेल होता है ना वह जब पूर्ण आवेशित होती तो उस कंडीशन में जो उसका वोल्टेज होता है कितना होता है, 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तथा लोड से संयोजित करने पर 2 वोल्ट प्रति सेल होता है साथियों। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिस्चार्ज अवस्था में लेड एसिड सेल की दोनों प्लेटों का रंग हल्का स्लेटी हो जाता है जब क्या हो जाती है भैया, डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है अपने यहाँ पे, आपके लिए लगा दे रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन बोल रहा है कि फुल चार्ज अवस्था में धन प्लेट जो होती है ना, मतलब कि एनोड सिरा, वह किस रंग का होता है साथियों? वह जो होता है ना भूरे रंग का होता है, तथा ऋणात्मक प्लेट सफ़ेद रंग की हो जाती है। कब भैया? जब वो फुल चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज में धन क्या होगा? भूरा, और ऋण क्या होगा भैया? सफ़ेद रंग का। और जब डिस्चार्ज हो जाएंगी तो स्लेटी रंग की हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलों के समूह को ही तो बैटरी बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको आगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, मैंने बता चुका हूँ आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है अपना, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित में जोड़ा जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अधिक विद्युत धारा व अधिक विद्युत वाहक बल, मतलब कि दोनों को अगर प्राप्त करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? मिश्रित, मतलब होता है श्रेणी प्लस के समांतर, दोनों क्रम में आ जाएगा मिश्रित में। ठीक है, मतलब श्रेणी समांतर का कॉम्बिनेशन ही तो मिश्रित कहलाएगा ना। तो देखिए अगर आपको अधिक विद्युत धारा तो अधिक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है साथियों? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे मेरे, कि बिना लोड संयोजित किए सेल के टर्मिनलों के मध्य नापा गया विद्युत वाहक बल स्रोत विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो साथियों देख पा रहे हैं आप कि बिना लोड संयोजित किए सेल के टर्मिनल के मध्य नापा गया विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा? स्रोत विद्युत वाहक बल कहलाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल को लोड से संयोजित करने पर उनके टर्मिनलों पर नापा गया विद्युत वाहक बल लोड विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, आप आई होप कि बहुत ही अच्छे से मज़े से देख रहे होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो क्वेश्चन था अपना भैया, सेल को लोड से संयोजित करने पर उसके टर्मिनल पर नापा गया विद्युत वाहक बल लोड विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है अपना, लोड विद्युत वाहक बल का मान सदैव स्रोत विद्युत वाहक बल से कम होता है। समझ गए होंगे आप, जो लोड विद्युत वाहक बल होता है साथियों, लोड विद्युत वाहक बल का मान सदैव स्रोत विद्युत वाहक बल से क्या होगा? इसका क्या होगा दोस्तों? इसका कारण सेल आंतरिक प्रतिरोध मतलब कम होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी बताया गया है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो क्या करता है वहाँ पर रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे उसकी जो खपत हो जाती है ना, तो इसलिए वो कम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है भैया? विरोध करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता का मान वाट घंटा क्षमता से अधिक होता है। तो भैया याद रखिएगा, तो ये भैया ऐसा क्यों बोल रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, जो एम्पियर हावर क्षमता होती है और एक होती है अपनी कौन सी होती है भैया? वाट हावर क्षमता होती है। ठीक है, तो जो अपना बैटरी होती है ना, तो उसमें दो बैटरी होती है सेकेंडरी, कौन सी होती है दोस्तों? एक होती है लेड एसिड बैटरी, ठीक है, एक होती है लेड एसिड बैटरी और एक होती है निकिल आयरन बैटरी। ठीक है, तो ये जो लेड एसिड बैटरी होती है ना, तो उसकी जो एम्पियर हावर क्षमता होती है ना, वो कितनी होती है भैया? वह होती है 90 से 95% तक होती है। ठीक है, तथा साथियों इसी की वाट हावर क्षमता कितनी होती है? किसकी भैया? ये जो अपना पीबी मतलब होता है दोस्तों लेड एसिड बैटरी। ठीक है, इसकी वाट हावर पूछेगा आपको, वाट हावर है ना, तो ये साथी इधर में इसको कैंसिल कर देना, वाट हावर में पूछेगा तो आपको बताना इसकी भी है वाट हावर में कितनी आ जाएगी इसकी। जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, ये हो जाएगी 72 से 80% हो जाएगी। तो इसीलिए तो बोलना चाह रहा ना क्वेश्चन, देखिए एम्पियर घंटा क्षमता का मान वाट घंटा से क्या होता है? अधिक होता है। तो देख पा रहे हैं आप, स्पष्ट आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, जो 90 से 95 कोने भी है यहाँ पे एम्पियर हावर है ना, तो ये कितना इससे अधिक है ना, ये 72 से 80 तो कम है ना वाट हावर की। जो अपना निकिल होता है ना, निकिल आयरन सेल होती है ना, तो उसका भी जो एम्पियर हावर और वाट हावर क्षमता कितनी होती है साथियों, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो साथियों निकिल आयरन सेल होता है, उसकी जो साथियों दक्षता कितनी होती है उसमें, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, वह होती है 80%। किसमें भैया? एम्पियर हावर में। ठीक है, एम्पियर हावर में आ जाएगा। ठीक है, तथा वाट हावर में पूछेगा तो वो कितनी होती है दोस्तों? 60% तक होती है। ठीक है, कभी आपको ऐसा नहीं अगर लिखा नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा 75 से 80 और यहाँ मिलेगा आपको 60 से 65, है ना, मतलब
75 से 80 का में एम्पियर हावर में, ठीक है, और वाट हावर में बोलेंगे तो 60 से 65 तक, ठीक है। तो साथियों इसीलिए ये जो अपना जो क्वेश्चन बना था ना, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन बना था ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन था ना साथियों, तो इसी के बेस पे यह क्वेश्चन बना था कि बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता या फिर क्षमता का मान वाट घंटा से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि स्थिर करंट चार्जिंग विधि में अनेक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में अनेक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। पहले क्या बोला भैया, अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा आपको। पहले बोला है इन्होंने स्थिर करंट चार्जिंग विधि, देखिए चार्जिंग विधि बोलेगा उस समय क्या करना, अनेक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए श्रेणी क्रम में, मतलब जब चार्जिंग, देखिए साथियों करंट का बोलेगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थिर करंट चार्जिंग में श्रेणी में लगाएंगे और स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में काय में लगाएंगे भैया, समांतर क्रम में लगाएंगे, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि बैटरी की चार्ज अवस्था को किस किस के द्वारा मापा जा सकता है भैया, हाइड्रोमीटर है ना, जो क्या होता है बैटरी का आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए हाई रेट सेल, ठीक है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखिए बैटरी से निकलने वाले बुलबुलों को देखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो साथियों इन्होंने उनकी डेफिनेशन लिखी है कि आपेक्षिक घनत्व कब होता है, किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, मापा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाइड्रोमीटर पल्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बैटरी जब फुल कंडीशन में चार्ज होती है, मतलब बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में होती है, तब जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व है वो कितना दिखाएगा दोस्तों, 1.25 से 1.28, जिसको बोलते हैं 1250 से 1280 दिखाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अर्ध चार्जर में क्या होगा, देखिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे 1.20 से 1.25, मतलब कि 1200 से 1250 के बीच। जब डिस्चार्ज होगी तो 1.18, मतलब कि 1180 से 1150 के बीच दर्शाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से 10 से 15 mm होना चाहिए, टॉपिंग अप होना चाहिए। तो आपको पता होगा लेड एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टिल वाटर भरा जाता है, ठीक है। तो वो जब पूरा फुल भरा होता है उसको लबालब भरना है, फिर टॉपिंग अप करते हैं, तथा उसका जो लेवल है साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से 10 से 15 mm है ना, मिलीमीटर होना, मतलब से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। प्लेटों से 10 से 15 mm होना चाहिए, टॉपिंग अप कहलाता है, मतलब कि उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का जो सेशन था आपको कैसा लगा। और साथियों मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो एग्ज़ाम है साथियों आपको निकालना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट ट्रिक होगी आपकी कि आपने साथियों पहली बात तो थ्योरी पढ़ लिया हो पूरी, है ना, जो अपनी थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद साथियों उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसको लगाइए, तथा उसके बाद में साथियों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काम ये करना है कि आज तक की जितनी भी MPTO हो गया, DID हो गया, LMRC, DMRC, मतलब अन्य राज्य की किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रिकल की जिसमें 80 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो रहते हैं आपको पता होगा, उनको आप लगाइए। यूट्यूब पे दोस्तों भरमार है इन क्वेश्चनों की, मतलब बहुत अच्छे टेक्निकल अपने क्या बोलना चाहिए चैनल्स है, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के, मतलब आप ये मत देखिए कि ये DIDO का ये पेपर था, ये DMRC का पेपर था, आप तो यह देखिए कि मेरे से उस पेपर में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, क्योंकि साथियों अपना एग्ज़ाम में ITI से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले, और ITI से रिलेटेड क्वेश्चन में भैया यह नहीं बोला गया है कि आपको कि DMRC में पूछा गया था, ये LMRC में पूछा गया था, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि भैया DMRC हो, LMRC हो, DRDO, MPTO, इन सब के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एक ही है। आपके लिए कोई स्पेशली दूसरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी नहीं बना के हुई कि बोले कि भैया MPTO के लिए अलग के क्वेश्चन आएंगे, है ना, ऐसा कोई ये मतलब मिथ नहीं है, उसमें सभी के लिए बराबर है, ठीक है। आपको भी एग्जाम निकालना तो जितने भी प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी किसी भी एग्जाम हो, उन सबका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लगाइएगा, तो आपको अपना खुद का लेवल
वह सब आपको पता हो जाएगा साथियों। तो इसी के साथ साथियों मैं आज की क्लास संपन्न करना चाहूँगा। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। और साथियों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो मैं डेली इसी चैनल पर डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। और साथियों आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए कि कैसा बनता है, कैसे कार्य करता है, अंदर क्या क्या होता है, वह सब चीज़ तो डाल के रखा हो, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए जरूर वैसे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और उस टाइप की वीडियो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा हो चाहती हूँ। तो ट्रांसफार्मर आप देखिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईटी वाले बंदों के लिए। तो दोस्तों आगामी एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आया नहीं होगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर रखता हूँ, क्योंकि वीडियो साथियों बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।